नमस्कार साथियों, आपके बीच हम आए हैं एक शानदार सा टॉपिक, एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर के। ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन, जो ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के केमिस्ट्री से। खासकर इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में आप भी सेट बनाते होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक करके क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को ऑप्शन को भी हम आपको डिस्कशन करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। आपको बताना है दोस्तों नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन और उसके इलेक्ट्रॉन। पहले देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम आपको आंसर भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, नाभिक 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 क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों, किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसी को हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। याद रखना दोस्तों, इसी को हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। उसके बाद नाभिक पूछा जाए कि नाभिक का खोज किसने किया था, तो नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाभिक की खोज का बारे में पूछा जाए तो रदरफोर्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। और नाभिक का खोज किसने किया था दोस्तों? नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद आपको पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? प्रोटॉन की क्या था? गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। ठीक है ना दोस्तों, ये याद को आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए दोस्तों, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोनों को N+3 मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। उसके बाद नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछ लेता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ही, इसको मिटाते हैं। देखिए ये सब आपको दिखता नहीं है तो हम तो बोल ही देते हैं ना, इतना तो बोलते हैं। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड बोला जाता है और प्रोटॉन को एनोड बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड और प्रोटॉन को एनोड भी बोला जाता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए वो किसी और आकर्षित नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ, कैथोड कैथोड एनोड की तरफ और एनोड कैथोड की तरफ आकर्षित होता है। ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हम आपको बताए कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। उसके बाद नाभिक में न्यूक्लियन उपस्थित होता है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोला जाता है। उसके बाद हम आपको बताया है कि नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। उसके बाद बोले इलेक्ट्रॉन का ही बोला जाता है कैथोड किरण भी बोला जाता है। उसके बाद प्रोटॉन का एनोड। उसके बाद हम आपको बोले कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए कभी कभार पूछ लेता है कि न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इतना हम एक क्वेश्चन से आपको बताए। उसके बाद आपको बताए दोस्तों, अगर सबसे हल्का बोला जाता है, सबसे हल्का न्यूट्रॉन होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सबसे हल्का पूछा जाए, सबसे हल्का न्यूट्रॉन होता है। अगर भेदने की क्षमता हम पूछ ले इस तीनों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भेदने की क्षमता किसमें ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन में, उसके बाद प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। समझ गए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हम बना दिया आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसने तैयार किया था? पहली बार परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? ये तो अभी बताइए दिए, परमाणु को नाभिक को कुछ ने खोजा था, रदरफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसको बोर ब्यूडी दिया था। क्या बोला था? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालेंगे तो 2n²। अब आपको n अभी बताएंगे क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में है कि m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। एक एक करके बताते। आपको बताया कि नाभिक में उपस्थित पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना हो तो उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। आप बोलिएगा n क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी नाभिक में बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन होता है,
बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे इसके बारे में पूछ भी लेता है कौन खोज किया था, तो इसका खोज कौन किया था, बोर-ब्यूरी, ठीक है ना, बोर-ब्यूरी पूछ भी लेता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताइए, देखिए दोस्तों, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाता है तो केस है, नाभिक क्या है, आप बोलिएगा केस का क्या है, कर दिया गया है। तो उसी तरीके आपको भी याद रखना है, जहां से पहले बार जहां से खोजा गया उसी अनुकूल नाम रखना है। जैसे के एल एम, तो देखिए के बराबर होता है एक, इसको मिटा रहे यहाँ लिखते हैं, चलिए के बराबर क्या होता है दोस्तों, एक, एल बराबर 2, एम बराबर 3। इसी तरीका ये बढ़ते जाता है, ये इसी तरीके क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। के बराबर 1, एल के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसी तरीका पूरे बढ़ते जाता है। तो आपको याद रखना, पूछा हमसे क्या, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो एम कितना पर आया, 3 पर आया, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 2n²। तो 2n² यहाँ से लगा दीजिए, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 2 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आपको पहले बताया कि इसका खोज किसने किया था, ये फार्मूला का बोर-ब्यूरी, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बोले तो क्या लगाना है, 2n²। के से शुरू होता है, के एल एम एन ओ पी यू, के मतलब 1, एल बराबर 2, एम बराबर 3, इसी टाइप का होता है। उसके बाद आपको फार्मूला पर बैठा देना, एन की संख्या जितना होगा 2n² कर देना, यही आंसर होता है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सेट का क्वेश्चन है सब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आपको याद रखना है सब क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, नहीं हाँ, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं, कितना ऑर्बिट हो सकता है। एक तत्व का अगर परमाणु संख्या 13 है तो उसमें कितना ऑर्बिट हो सकता है, कितना हो सकता है आप बताइएगा दोस्तों। देखिए 13 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 8 या 3, तो कितना ऑर्बिट हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, कितना सेल हुआ। एक तत्व के परमाणु संख्या अगर 13 है तो इसमें कितना सेल हो सकता है, 3 गो हो सकता है। कैसे निकाल लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको आता होगा तो सिंपल है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालने आता होगा तो लिखेंगे 2, 8, 3, कितना सेल होगा, 1, 2, 3, यही आंसर में हमसे पूछ रहा था। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो अवश्य आप सीखिए, कहीं यूट्यूब पर सर्च मार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीका निकाला जाता है, और हम आपको बताएंगे भी जब आपको हम पीरियडिक टेबल पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीका निकाला जाता है। उसके बाद पूछ देता है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं इसी में दोस्तों, कभी कल, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं उसके बाद बताएंगे। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संख्या को क्या कहा जाता है, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सुनिएगा, संयोजी परमाणु, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन और संयोजक क्रमांक। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संख्या को क्या कहते हैं हम, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको याद रखना है 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, याद रखना है आपको दोस्तों। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, कितना बार पूछा जाता है। अब आप बोलिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो हम आपको एक एक करके 3-4 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे देखिएगा दोस्तों, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए सोडियम, ये 23, ये 11, चलिए ये हटाइए, परमाणु द्रव्यमान क्या, इसका क्या 2, 8, 1, तो 72 कक्षा में कितना उपस्थित इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 1, तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझ गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे हो गया आपको आर्गन, 2, 8, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8, मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8, तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद एक और हम आपको बता देते हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए अक्रिय गैस के बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। अब्सेक्शन केस है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। याद रखना दोस्तों, याद रखने वाला बात है कि सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है अक्रिय गैस के 0 ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 8 होता है। किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके, ठीक ना, आपको याद रखना है, इसमें हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों, जो हीलियम के छोड़ के सभी में बताइए दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी स्पीड बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन बताते हैं आपको। ग्रुप डी के क्वेश्चन है दोस्तों, आप अवश्य क्वेश्चन को देखिएगा 1 से 2 बार वीडियो का। अगर आपको वीडियो स्पीड में लग रहा है कि हम आपको बता रहे हैं, आप अवश्य रिपीट करके भी वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? अभी बतेबो किया था कि इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है क्या दोस्तों? कैथोड। इलेक्ट्रॉन की भी बोला जाता है कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था? जे थॉमसन। तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है कैथोड, और उसके बाद प्रोटॉन को बोला जाता है एनोड। ये भी बात आपको याद रखना है। हीलियम न्यूक्लियाई को बोला जाता है अल्फा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किया गया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया तो वो कुछ किया था दोस्तों। नाभिक, किसका नाभिक था? गोल्ड का, सोना के नाभिक पर एक अल्फा कण को विक्षेपित किया था, जिससे कि इसको पता चला था कि कुछ इसके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब बाहर निकल जा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर इसी की वजह से ये नाभिक को खोज किया था, इसी से पता चला था इसका नाभिक था। किसको दोस्तों? स्वर्ण का, सोना का, ठीक ना, याद रखिएगा, गोल्ड फ्यू का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको हम बताए थे, अभी ये तुरंत आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। किसी भी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी समायोजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपको हम बताए अभी 2n²। कितना होता है? 2n²। आपको बते किए थे किसी भी परमाणु में अगर बोले जाए कि कितना अधिकतम हो सकता है संख्या इलेक्ट्रॉन का, तो 2n²। बताए थे 2n²। इसको कौन खोज किया था आपको कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n²। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रिप्टॉन का अगर परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो कितना होगा? 36 होता है तो आप देख लीजिएगा, 2 यहाँ देखिए 2n² होता है ना। आप n की जगह पहले 1 रखिए, कितना हो जाएगा? 2। n की जगह 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 8। n की जगह 3 रखिएगा कितना हो जाएगा? 18। 18 2 20, 8 28, 28 8 36 हो गया। क्रिप्टॉन का 36 है, परमाणु संख्या अगर 36 है तो कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 रखिए तो 2, n की जगह 2 रखिए तो 8, n की जगह 3 रखिए तो 18। उसके बाद जितना बच गया इधर उतना लिख लीजिए। इसी तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का लिखा जाता है। बाकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस टाइप को जो निकालेंगे ये एक अलग नियम होता है जो आपको सीखना और प्रैक्टिस करना होगा। इससे आप तुरंत लिख सकते हैं। 2n की जगह 1 डालिए, n की जगह 2 डालिए, n की जगह 3 डालिए, तो यही हो गया। तो देखिए कि क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा? 2 8 18 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में ने एक और बात बोल दी है। ये तो अरे भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी बोल दिए थे, एक बार और हम आपको बता देते हैं। सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीलियम के छोड़ करके, याद रखिएगा, सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि किसका छोड़कर? हीलियम को छोड़ करके। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन और दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्नलिखित में कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? आपको कैसे पता चलेगा ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या उपधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? मेटल, नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर, किसका है? तो देखिए एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये सब जगह सही नहीं है मगर बहुत हद तक आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 और 3, याद रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो, फिर से देखिए, फिर से चलिए, फिर से, अगर किसी भी सेल, किसी भी नाभिक में उपस्थित 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो तो उसको बोलेंगे हम धातु। आप बोलिएगा हाइड्रोजन, हीलियम का, तो ये दोनों अपवाद, ठीक ना। अब फिर से हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में, किसी भी सेल के उपस्थित 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछा जाए तो 1 अगर 2 और 3 होगा तो ये होगा धातु, 1 2 3 होगा तो धातु, अगर 4 होगा तो उपधातु। आप देख लीजिएगा, जैसे देख लीजिए, 4 से अधिक होगा था 5 6 और 7 होगा था, ये होगा अधातु। नहीं समझे?
चलिए फिर से बता देते हैं, इस अंतिम क्वेश्चन है, आपको 10 क्वेश्चन हम कराएं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, कोई ना कोई आपका एग्जाम अवश्य रहेगा। देखिए हम आपको बताएं कि अगर 1 2 अगर 3 रहेगा इसको बोलेंगे धातु, ठीक है ना। 72 किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 2 3 रहे तो उसको बोलेंगे धातु, अगर 4 रहेगा तो उसको बोलेंगे उपधातु, ठीक ना। अगर 5 6 7 8 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अधातु, याद रखिएगा अधातु। यही क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्या पूछा है दोस्तों, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 5 6 7 8 धातु है कि अधातु है, तो क्या है दोस्तों ये, उसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। पूछा था आपको निम्नलिखित में कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 नहीं है, बाकी तो है ही है 1 2 3 तो होबे करेगा। निम्नलिखित में कौन धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो जो इसमें नहीं है आपको डाल देना है, ठीक है ना। अंतिम आपको क्या बोले 72 कक्षा का चेक करना है, 72 कक्षा का चेक करना है, इसके लिए आपको सबको जोड़ कर चेक कर लीजिएगा। 72 कक्षा को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 2-3 क्वेश्चन हम बना कर दिखाते हैं। जैसे देखिए सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 10, ये क्या हो गया धातु हो गया। उसके बाद आपको कार्बन का देखिए, कार्बन क्या हुआ 2 और 4, ये क्या हुआ उपधातु हो गया। उसके बाद बोलेंगे आपको अल्युमिनियम 2 8 10 और 3, ये क्या हुआ धातु हो गया। उसके बाद बोलते नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है। उसके बाद 2 और 5, ये क्या हो गया अधातु हो गया। इसी तरीके आपको चेक कर लेना है किसको बोलेंगे धातु और किसको बोलेंगे अधातु। चलिए दोस्तों आज भर हम आपको इतना ही वीडियो रहने देते हैं। आपको अगर अच्छा हमारा वीडियो लगा होगा तो आप अवश्य शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी हो आप अवश्य कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभू।